नमस्कार साथियों, आप सभी का शंकर एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय में, जिसमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। जिसमें आज हम लोग वास्तविक संख्या की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए तो हम करते हैं शुरू। सबसे पहला है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक, उससे पहले हम समझते हैं संख्या। संख्या ये दो प्रकार के होते हैं नंबर। एक होते हैं वास्तविक संख्या और एक होते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या जो हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे, जो आप पीछे कक्षा 9th में भी पढ़ चुके होंगे, और काल्पनिक संख्या जिसमें हम कक्षा 11th में पढ़ेंगे, कक्षा 11th में पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो समझते हैं पहले वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या आप लोग पहले से पढ़ लिए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी अगर हम संख्या को हम जोड़ देते हैं तो हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हमारा बनता है। ठीक, वास्तविक संख्या ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होते हैं परिमेय संख्या, एक होते हैं अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और स्वाभाज्य संख्या, ये सभी हमारी परिमेय संख्या होते हैं। और आप लोग इस सब के बारे में कक्षा 9th में ही पढ़ लिए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहला है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं, यानी गिनती कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक चलती रहती है। कहाँ? धनात्मक की ओर, यानी हम काउंटिंग करते 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या, यदि अगर हम इसी में जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को, यानी गिनती संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण ये हो जाएगा, अगर हम जीरो इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे है पूर्णांक। आगे है पूर्णांक यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है अगर ये इधर धनात्मक की ओर बढ़ेगी और इस तरफ यदि आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे तो इस तरफ ऋणात्मक की ओर बढ़ेगी, यानी -1, -2, -3, -4, इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव की ओर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा पूर्णांक है। चौथा है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या है? जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं। जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं वो क्या है? भिन्न है। वो हमारे क्या है? भिन्न है। ठीक, चलिए आगे हम समझते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है, यानी 2 से कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से नहीं करती, यानी 2 से पूरा भाग नहीं लगती है, वो हमारी विषम संख्या होती है। ये भी जानते हैं आप लोग। चलिए आगे हम समझते हैं भाज्य संख्या। आगे क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती थी? ये वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहती है। मतलब एक उसे भाग लगाएगा
और जो संख्या वो है वो खुद भाग लेगा, और उसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या अगर इसे भाग कर देता है तो ये हमारी भाज्य संख्या होती है। अगर हम 4 को ले लें तो 4 को कौन कौन भाग करेगा, एक 1 करेगा, एक 2 भी करेगा और एक 4 भी करेगा। ठीक, भाज्य संख्या के केवल केवल दो गुणनखंड नहीं होती है, अभाज्य संख्या को होते हैं। भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, चलिए इसको हम समझते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। अगर मान लीजिए 2 है तो 2 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, एक और एक स्वयं, वो 2। ठीक, तो ये इसका गुणनखंड केवल केवल कितना आएगा, 2। गुणनखंड कितना आएगा, 2 आएगा। अभाज्य संख्या गुणनखंड 2 होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे है हमारा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, अब समझते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। यानी सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम यानी HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिसका HCF 1 हो। यानी वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, वो हमें सअभाज्य संख्या होती है। जैसे अगर बात कर ले तो जैसे 3, 5, इसका अगर आप HCF लीजिएगा, हायर कॉमन फैक्टर, तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारी सअभाज्य संख्या होगी। ठीक, चलिए आगे हम समझते हैं परिभाषा के बारे में। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम समझते हैं परिभाषा में कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि आप लोग ये भी जानते ही होंगे, जैसे 7/8 5√64, यानी इसका अगर रूट निकालेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसके बट्टा हम कुछ नहीं देते तो 1 दे सकते हैं, इसके भी 1 दे सकते हैं। ठीक, आगे है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर भी Q बराबर नहीं 0, यहाँ पर भी Q बराबर नहीं 0। जैसे √3 का वैल्यू तो निकल नहीं सकता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आगे है पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब आगे हम समझते हैं। आगे है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवशानी आवृत्तिक होते हैं। ये क्या होते हैं हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, यानी 1/2 है। अगर इसको आप भाग करिएगा तो कितना आएगा, 0.5। ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, यानी इसके आगे आप दशमलव प्रसार नहीं बढ़ेगी, तो ये हमारा शांत हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/4। इसको आप अगर दशमलव रूप में लिखिएगा तो इसका क्या आएगा, 0.25। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 है, अगर इसको आप 4 से डिवाइड करिए, मतलब भाग दीजिए, तो यहाँ पर नहीं भाग लगेगा तो 0 दीजिए, दशमलव, यहाँ कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, 4 दूनी 8, 10 में 60 गया 2। अब यहाँ पे 0 दीजिए, अब 4 5 20, यानी 1/4 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.25। ये हो गया शांत। अब ये अनवशानी आवृत्ति क्या होती है, चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 11/7 है, इसको आप लोग भाग करिएगा तो आपको मान आएगा 1.572857142 ये बढ़ती जाएगी, मतलब अनवसानी। ऐसे अगर करते हैं तो 8, फिर ये रिपीट होते जाएगी, तो ये क्या हो गया, अनवसानी आवृत्ति, मतलब बढ़ती जाएगी। ठीक, चलिए आगे समझते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्तिक होते हैं। क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती। जैसे अगर बात करें √2 का मान अगर हम ज्ञात करते तो 1.41423627, ये बढ़ती जाएगी। जैसे एक और हम बात करते हैं पाई का मान, तो पाई का मान आप लोगों को पता ही होगा कि 3.14159226, ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अशांत अनावृत्ति मतलब चलती जाएगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। ठीक, अब आगे समझते हैं हम महत्तम यानी HCF, महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। आप लोग
8 कक्षा में पढ़े होंगे, 7 कक्षा में भी पढ़े होंगे कि महत्तम निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि महत्तम जो निकलता है वो दो मेथड से निकलता है, यानी दो विधि है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। ठीक, गुणनखंड विधि क्या होती थी, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 4 और 8 का बोलेगा, एचसीएफ ज्ञात करिए, तो 4 को हम गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2, 8 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें ये देखेंगे कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है इस दोनों में, जो इसको भी भाग कर सकता है, इसको भी भाग कर सकता है। ये हो गया गुणनखंड विधि। भाग विधि क्या होती थी, इसे 4 ऐसे भाग देंगे, कितना मतलब लग गया 2, 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ कटता था उसके ऊपर जो संख्या आती थी वही सबसे उसका क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका एचसीएफ 4। तो आप लोग ये मेथड पहले भी पढ़ लिए होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ करते हैं, आगे समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे हम कलन विधि भी कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक, इसका उपयोग है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक परिकलित करने में करते हैं, यानी इसको एचसीएफ निकालने में प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम कलन विधि के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों, यानी दो धनात्मक हमें पॉजिटिव नंबर देगा, नहीं कि नेगेटिव नंबर वो देगा तो वो नहीं होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसमें प्रमेय है 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे कहते हैं, ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, कोई आपको दो नंबर दिया रहेगा धनात्मक पूर्णांक, एक ए होगा एक बी होगा। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जहाँ क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, 0 छोटा होगा या बराबर होगा आर से, और आर छोटा होगा बी से। आप लोग अगर इसको नहीं समझते हैं तो चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं 4 को 13 में भाग दीजिए, कितना मतलब है 4 तिया 12। ठीक, अब यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और एक कट गया। ठीक, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये जो 4 भाग कर रहा है किसी 13 को, ये हमारा हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। और जिसमें भाग लग रहा है ये हमारा हो जाएगा भाज्य। ये क्या हो जाएगा, भाज्य। और ये इधर आ रहा है ये हमारा हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल। और जो नीचे बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, एक क्या होता है सूत्र, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसे क्या करते हैं, अगर ए मानते हैं तो ए हमारा 13 हो जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं ए बराबर बी, इसे मानते हैं। क्यू किसे मानेंगे, इसे। आर जो हमारा रिमाइंडर बचा शेषफल उसे, तो यानी सूत्र हमारा आ जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, आगे समझते हैं। अगर कुछ पॉइंट है किताब में तो हम कह देते हैं। यहाँ पर भी वही है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक जहाँ क्यू और आर विद्यमान है तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं और सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करते हैं।
प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, अब जो हम अभी पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन, उसका प्रयोग कीजिए और इसका एचसीएफ निकालिए। पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। इसमें सबसे पहले हम ए और बी को जानते हैं कि ये क्या हो। जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा ए होगा, जो सबसे छोटा होगा ये हमारा बी होगा। तो जैसे पता है कि 225 बड़ा है 135 से, ठीक। 225 बड़ा है 135 से, ठीक। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी सूत्र पर चलेंगे। हमारा ए क्या हो जाएगा, 225 बराबर 135। अब 135 भाग देंगे साइड में, कितना मतलब लगेगा, एक मरतबे। ये कट जाएगा, तो यानी हम 135 गुना 1 प्लस हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 90, यानी 90 बच गया, ठीक। ये हमारा हो गया चरण फर्स्ट, ठीक। अब चरण 2 चलते हैं। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। चरण 2 हमारा हो जाएगा 135 बराबर, अब यहाँ पे 90 है, यहाँ से कितना फिर मरतबे लगा है, एक मरतबे। अब फिर आप लोग बगल में भी चेक कर सकते हैं, प्लस इसमें 45 ऐड करिएगा तो हमारा हो जाएगा। अब चरण 3 चलते हैं। चरण 3 यानी 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 यानी 45 को आप 2 से गुना करिए, इसमें अब 0 आते हैं। अब हमारा 0 आ गया, ठीक। तो यानी समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2, समीकरण 3। यहाँ शेषफल 0 आ गया तथा भाजक 45 है यानी 45 है, अतः अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 ANS। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 यानी इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 38,220 और 196 का HCF निकालना है, ठीक। चलिए तो इसको करते हैं हम हल। यहाँ ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 38,220 बड़ा है 196 से। यूक्लिड विभाजन यानी प्रमेय लिखिए। प्रमेय से ए क्या कहता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो हमारा 38,220 किसके बराबर हो जाएगा, 196। अब इधर कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं, भाग देकर देखते हैं कितना आ रहा है। पहले कितना, एक मरतबे घटाइए 6, अब नहीं लगेगा तो यहाँ से 2 उतरेगा, 9 मरतबे लगाइए,
यानी यहाँ डायरेक्ट कट जाता है 195, 196 गुना 195 प्लस 0, यानी चरण फर्स्ट में ही हमारा बन गया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, अतः 196 और 38,220 का HCF हायर कॉमन फैक्टर बराबर कितना कितना आएगा? शेष पर यहाँ कितना बचा था? 0। तो इसका आपका हो जाएगा 196 आंसर। ठीक, अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि 8,667 और 255 का HCF निकालिए। दो 255 का। ठीक, तो यहाँ पर ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। अब यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर BQ प्लस R। ठीक, 800 चरण फर्स्ट, 867 किसके बराबर होगा? 255 मल्टीप्लाई कितना आएगा वो हम भाग करते हैं तब पता चलेगा कितना आ रहा है। अगर एक मरतबे लगाइए तो एक कम हो जाएगा, 2 मरतबे लगा के देखते हैं। 2 5 10, 2 5 10 11, 2 दूना 4 1 5, ये भी कम हो जाएगा। 3 मरतबे लगा के देखिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, हाँ ये लग जाएगा। घटा दीजिए 2 0 1। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 102। सॉरी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा और हमारा रिमाइंडर 102 बचेगा। चरण 2 255 बराबर 102 मल्टीप्लाई, अब देखते हैं इससे भी भाग दे करके कितना आता है। आप लोग रट्टा मत मारिए, खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, सॉल्व करने का। क्वेश्चन को 2 मरतबे लगाइए, 4 0 2, यानी 2 मरतबे प्लस 51। चरण थर्ड 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई, अब 51 से भाग दीजिए किसमें? 102 में। कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे, तो यानी 2 प्लस 0। अब यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है और भाजक 51 है, अतः HCF किसका? 867 और 255 का कितना आ जाएगा? 51, यानी 51 आंसर।
प्रश्न संख्या 1 के हम सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हम करते हैं हल। हम मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो ए बी से बड़ा है। बी से क्या है? बड़ा है। और बी 6 है। कितना है? बी 6 है। यानी ए बड़ा होगा किससे? 6 से। अतः हमारा जो शेषफल होगा, हमारा जो रिमाइंडर जो होगा वो 6 से क्या होगा? कम होगा। 6 से कम होगा। यानी आर हम क्या क्या ले सकते हैं? 0 होगा। 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 और 5 हमारा होगा, क्योंकि 6 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 6 अगर बराबर होता तब हम 6 लेते, क्योंकि ये कह रहा है कि ये 6 से मतलब आर जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक। और 6 से छोटा हम लिए हैं 0 1 2 3 4 और 5। ठीक। अब चलते हैं जो हम पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था? सूत्र हमारा a बराबर था BQ प्लस R। ठीक। अब हम करते हैं जब हम शेषफल लेते हैं, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 6q प्लस r। ठीक। क्योंकि हम b को क्या b माने 6, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0। क्योंकि r हम कितना ले रहे हैं? 0, तो हम इसका मान हो जाएगा 6q। ठीक। जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। ठीक। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जब r बराबर 2 तो a बराबर आपका हो जाएगा 6q। r की जगह क्या पुट करना है? 2, तो 2। ये समीकरण इसको हम नहीं माने, क्योंकि हम विषम संख्या ले रहे हैं, तो 6q प्लस 1 हमारा आ रहा है। फिर चलते हैं, जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3। इसको समीकरण 2 मानते हैं। जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5, क्योंकि r की जगह हम मान पुट किए हैं 5। चलिए आगे देखते हैं। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में होते हैं। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या हम 3 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको करते हैं हम हल। ठीक, मान लेते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान 3 है, जहां a बड़ा है b से। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको प्रयोग करना है, तो चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ R हमारा यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 है तो रिमाइंडर कहीं ना कहीं 3 से छोटा होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक, अब चलते हैं चरण फर्स्ट। जब R बराबर 0 तो अब यहाँ एक a बराबर ये भी होगा, क्योंकि b हम क्या माने हैं, 3 माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस r। तो जब r बराबर 0 तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 0, क्योंकि r का मान हम क्या मान रहे, 0 मान रहे, तो इसका आएगा 3q। अब हमें वर्ग बोल रहा था, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका a² बराबर 3q का आप होल स्क्वायर करिएगा, तो a² बराबर 3 तिया 9 q²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 q²। इसीलिए a² बराबर 3m, जहां हम मान लिए हैं m बराबर 3q²। ठीक, आगे चलते हैं। अब चरण 2, r बराबर 1 तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप a प्लस b का होल स्क्वायर जानते होंगे, चलिए उसी पर तोड़ देते हैं। a² बराबर 3 का a² यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 3 तिया 9q² प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। इसमें कॉमन लेते हैं, 3q कॉमन लीजिए, यहाँ बच जाएगा 3q प्लस 2 और यहाँ प्लस 1, यानी आएगा आपका a² बराबर 3q प्लस 1, जहाँ मान लिए हैं 3qm, सॉरी इस यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम 3 ही कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 3q² होगा और यहाँ पे हम इसे 3q² प्लस 2 को हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो हमारा यहाँ पे आएगा 3m प्लस 1। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, आगे चरण 3। जब r बराबर 2 तब a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ इसमें भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ
वर्ग करने पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका ए हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ लीजिए होल स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12q प्लस 4। इसको एक स्टेप और लिखेंगे ताकि हम कॉमन ले लें, प्लस 12 प्लस इसको 3 प्लस 1 लिखते हैं। ठीक, अब इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो आपका यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचेगा। फिर इसे हम मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान लेंगे, तो हमारा आ जाएगा। ठीक, यानी 3m प्लस 1 समीकरण आपका हो जाएगा थर्ड, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हम m मान लिए, माना कि। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड थर्ड से हमारा स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए अब कोई प्रश्न संख्या हम अंतिम प्रश्न 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का। चलिए इसको पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए तो इसको हम करते हैं हल। ठीक, यहाँ हम मान लिए हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b का मान क्या है 3 है, जहाँ a जो है b से क्या है बड़ा है, a जो है हमारा b से क्या है बड़ा है, तब r जो है हमारी रिमाइंडर क्या होगा, कहीं ना कहीं 3 से कम होगा, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा और 2 है। हमें हल करना है यूक्लिड विभाजन से। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। जब R बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे a का मान आएगा आपका 3q प्लस 1। आप इसमें एक कंडीशन है कि आप बोलिएगा b का मान 3 क्यों लिए, क्योंकि हम कॉमन के लिए लिए, क्योंकि 3 का इसमें घन करना, अगर हम 9 के घन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम b का मान 3 लिए हैं। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3q, यहाँ पे 3q प्लस r होगा, यहाँ 3q प्लस 0 यानी 3a बराबर आपका हो जाएगा 3q ही। अब इसमें घन करना है तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर AQ बराबर क्या हो जाएगा 3q का आप होल क्यू करिएगा तो यानी आपका हो जाएगा 27q। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 में लाना है तो 9 गुना 3 यानी 9 गुना 3q होल क्यू। ठीक, अब इसको हम 3q के पावर q को हम m मान लेंगे, यानी AQ आपका हो जाएगा 9
m, जहाँ माना कि 3q बराबर m। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, घन मतलब 3 बार गुना। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ये सब सूत्र याद होना चाहिए। नहीं याद होता है, चलिए नेक्स्ट क्लास जब भी हम वीडियो में इस पर बात होगी तो हम बता देंगे। एक सूत्र भी इस वीडियो पे इस पर आएगा वीडियो, ठीक है, तो घबराइए नहीं आप लोग। चलिए, दोनों तरफ घन करने पर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब ए प्लस बी का होल क्यू याद होना चाहिए। इसका होता है ए क्यू, तो इसका 3q का होल क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3q का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 गुना हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यू, यानी आपका ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू होल क्यू प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 का 9 ही रह जाएगा क्यू प्लस 1। ठीक, इसमें भी हम कॉमन लेंगे, यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा, इसमें हम क्या ले कॉमन, 9 ही ले लेते हैं। 9 तिया 27 क्यू प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, या इसको हम मान लेंगे m। ठीक, जहाँ माना कि 3 होल क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, तो इसीलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। ये समीकरण 2 और ये समीकरण फर्स्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। जब r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। ठीक, अब ए क्यू बराबर, इसमें भी सूत्र लगा दीजिए, फिर डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, आप देख लीजिए वीडियो को। 3q का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3q का होल स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 3q प्लस बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू मतलब 2 का होल क्यू। ठीक, अब ए क्यू हमारा हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू होल क्यू प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना आपका कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इधर देख लेते 2 दूना 4, 4 3 तिया 9, 9 चौका 36 क्यू हो जाएगा प्लस 2 चौका 2 के होल करिएगा तो आपका 8 आएगा, करिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, इधर वीडियो नहीं दिखा देता, इधर 2 गुना 2 गुना 2 कर लेते हैं तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक, इधर अब ठीक है, अब देख लीजिए आपका, इसमें से भी अब हम कॉमन लेंगे, यानी ए क्यू बराबर आपका हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले, 9 नहीं कॉमन लेते हैं, 9 तिया 27 क्यू प्लस 9 छाई 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। अब इसको हम पूरे को मान लेंगे m, यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ माना कि 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m है। ठीक, अब ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब बन गया समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से स्पष्ट होता है कि
होता है कि ये भी लिखिए, नहीं लिखिए, होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m+1 या 9m+2 के रूप में होता है। ठीक, अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब एक क्वेश्चन आप लोग का SW है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप लोग ज़रूर ज्ञात करिएगा, क्योंकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।